आरोप रेप पे आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग मानव उद्विकास के बारे में पढ़ेंगे। हमने पिछली क्लास में आपसे कहा भारत का इतिहास जो आरओ का पेपर 1 में सबसे पहला टॉपिक है, इसे हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। भारत के इतिहास में हमने कहा था भारत के इतिहास को कई कैटेगरी में बांटा जाता है। मैं आपको दिखाऊं, हमने कहा था प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। इसके अंतर्गत हमने प्राचीन भारत के अंतर्गत आपको ये 8 टॉपिक दिखाया था, जिसमें से आज पहला टॉपिक ये पाषाण काल पढ़ना है। पाषाण काल की शुरुआत होती है मानव उद्विकास के साथ, जब मानव का इस धरती पर आगमन होता है। तो आज का टॉपिक पाषाण काल है और अब पाषाण काल के अंदर हम आज पढ़ने वाले हैं पृथ्वी पर मानव किस तरीके से आया है, यानी मानव का उद्विकास। मानव यहाँ किस तरीके से आया पृथ्वी पर, यानी मानव का उद्विकास। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसे समझने से आपको इतिहास की समझ होनी आसान होगी। देखिए, इस ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है वो होती है हाइड्रोजन। पृथ्वी पर मानव कैसे आया है, इस बात को समझने के लिए कुछ चीज़ों को बैकग्राउंड में आपको जानना होगा। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन गैस, माफ कीजिए पृथ्वी पर नहीं, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा जो गैस है वो है हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन एक काफ़ी हल्की गैस है, ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है। हाइड्रोजन को के हीलियम में कन्वर्ट होने से ऊर्जा विमुक्त होती है और इसी के फलस्वरूप स्टार्स का जन्म होता है, तारों का जन्म हुआ। जो स्टार्स हैं, तारे हैं, वो जन्म लिए थे। इन तारों से आकाशगंगाएं बनी। आकाशगंगा भी तारों से बनी हुई है। और ये तारे जब हाइड्रोजन सारे हीलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं तो ब्लास्ट हो जाता है। इसे समझने की चेष्टा करें। ब्रह्मांड में सबसे अधिक हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन हीलियम में जब कन्वर्ट होता है तो ऊर्जा निकलती है और इसी से तारों का निर्माण होता है। जब सारे एक पुंज की एक जगह पर इकट्ठी सारी हाइड्रोजन जब हीलियम में कन्वर्ट हो जाती हैं तो इन तारों में ब्लास्ट हो जाता है। इसमें बहुत तेजी से ब्लास्टिंग की घटना होती है, जिसे सुपरनोवा कहा जाता है। अब इसमें कुछ अन्य गैसें जो मौजूद होती है, ये छोटी छोटी अपनी संगठन बनाती है और फिर एक दूसरे बड़े तारे की परिक्रमा करने लगती है। इन तारों के चारों ओर ये घूमने लगती है, जिनसे ग्रहों का निर्माण हुआ है। हमारी पृथ्वी भी एक सूर्य नामक तारा के चारों ओर घूमती है, जिसे हम लोग सोलर सिस्टम या सौर मंडल के नाम से जानते हैं। इस सोलर सिस्टम का निर्माण होता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तो पृथ्वी भी इस तरीके से जल रही थी, जैसे स्टार्स चलते हैं वैसे पृथ्वी भी जल रही थी। लेकिन पृथ्वी जब जलते जलते इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का संयोग हुआ तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से जल नामक तत्व का निर्माण हुआ, यौगिक का निर्माण हुआ, जल नामक यौगिक का निर्माण हुआ, जिससे ये पृथ्वी ठंडी होती गई। ठंडी होते होते यहाँ पे H2O से एक बीजीए का निर्माण हुआ, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे नील हरित शैवाल भी कहते हैं, इनका निर्माण हुआ। और इन्हीं बीजीए में आगे चलकर इवोल्यूशन के फलस्वरूप मानव समेत तमाम प्रकार की जैविक विविधता उत्पन्न हुई है। कैसे, जरा ध्यान दीजिएगा। इस पृथ्वी पर सबसे पहले कौन आए? बीजीए आए, नील हरित शैवाल आए। और नील हरित शैवाल को आप काई कह सकते हैं। कहीं पर भी आप पानी गिराते हैं, वहाँ कहीं पानी जमा होता है तो आप देखते हैं कुछ दिन बाद वहाँ पे काई जमने लगता है। वो काई बिल नील हरित शैवाल का ही एक प्रकार है। तो उसके फलस्वरूप, काई के फलस्वरूप यहाँ पे उसके डेवलप होते होते, उनका उद्विकास होते होते, उनमें उत्परिवर्तन होते होते विभिन्न जीव विविधता जो आज के सभी लोग हैं, इनका निर्माण हुआ है। तो मानव का उद्विकास इस पृथ्वी पर काई से ही हुआ है, ब्लू ग्रीन एल्गी से हुआ है। दुनिया में हर चीज ब्लू ग्रीन एल्गी से ही डेवलप हुए हैं, ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो ये पृष्ठभूमि के तौर पर इन बातों को समझना आपके लिए जरूरी है। लेकिन अगर बात करें मानव के उद्विकास की, तो पहला ऐसा व्यक्ति जिसे हम मानव कह सकते हैं उसे प्राइमेट कहा जाता है।
अब पहले के लोग तो बहुत सारे अलग अलग होंगे, लेकिन पहले जिसे हम मानव की तरह कह सकते हैं वो था प्राइमेट। और प्राइमेट लगभग 20 लाख बीसी पूर्व में डेवलप हुए थे। 20 लाख बीसी में ये प्राइमेट डेवलप हुए थे। बीसी हम पिछली क्लास में बता चुके हैं। हम आपसे आशा कर रहे हैं आप पिछली क्लास को देख चुके होंगे, ताकि आप बीसी एडी के बारे में जानते होंगे। तो 20 लाख बीसी में, और इनकी मस्तिष्क की क्षमता 400 क्यूबिक पर सेंटीमीटर थी, यानी 400 सीसी की इनकी क्रैनियल कैपेसिटी वाली मस्तिष्क थी, मस्तिष्क की क्षमता थी। और यानी इनका दिमाग बहुत अधिक नहीं था। और प्राइमेट से अब दो तरीके की वंश आगे चलकर उत्पन्न हुए। एक जो वंश उत्पन्न हुआ उसे कहा जाता है होमोनिडे। एक जो वंश निकल कर आया उन्हें होमोनिडे कहा जाता है। और दूसरा जो वंश था इन्हें पोगिंडे वंश कहा जाता है। पोगिंडे वंश कहा जाता है इन्हें, पोगिंडे वंश कहा जाता है। तो प्राइमेट से दो वंश निकले, एक था होमोनिडे और दूसरा था पोगिंडे। पोगिंडे तो दो वंश आपके प्राइमेट से निकल करके आए। ठीक है, दो वंश आपके आगे निकल कर इससे आए। प्राइमेट में 5 तरह के मानवों का विकास हुआ। 1, 2, 3, 4 और 5 तरह के मानवों का विकास हुआ। जबकि पोगिंडे से भी कुछ अलग बने, जिसमें चिंपैंजी, गोरिल्ला, गिरेवेटॉन ये सब आ गए। तो ये प्राइमेट से पोगिंडे की तरफ चले गए, और जबकि ये प्राइमेट से ये होमोनिडे की तरफ चले आए, और इनमें 5 वंश आपके निकल करके आ गए। तो हम कह सकते हैं ये प्राइमेट जो है ये एक तरीके की सुपर फैमिली है। ये सुपर फैमिली है, जबकि इससे दो वंश एक फैमिली होमोनिडे निकला, जबकि एक फैमिली पोगिंडे फैमिली इससे निकल करके दो वंश निकल के आए। इन 5 मानवों की बात करें, इनकी 5 मामलों की, तो इसमें 5 मानव हैं। एक तो है आपका ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस। दूसरा है आपका होमो हैबिलस, होमो हैबिलस। जो तीसरा है वो है होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस। जो चौथा है उसे हम लोग कहते हैं निएंडरथल। और जो पांचवा है इसे हम लोग कहते हैं होमो सेपियंस। ये 5 तरह के मानव आपके होमोनिडे फैमिली में उत्पन्न हुए। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल और होमो सेपियंस। अगर बात करें तो ये जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस है ये 26 लाख बीसी के आसपास जन्म लिया था। तो प्रथम होमोनिडे आपका ऑस्ट्रेलोपिथिकस है। ऑस्ट्रेलोपिथिकस 2 पैरों पे चल सकता था। ये पहला मानव 2 पैरों पे चल सकता था, जबकि प्राइमेट 2 पैरों पे नहीं चल सकते थे, ये 4 पैरों पे चलते थे। इस तरीके से धीरे धीरे होमोनिडे के भी कई प्रजाति आ गए। इनकी धीरे धीरे मस्तिष्क की क्षमता बढ़ती गई, कपालधारिता की क्षमता बढ़ती गई। इनमें महत्वपूर्ण जीनिक परिवर्तन होता गया। इसके साथ इनकी बौद्धिक और कलात्मक प्रतिभा बढ़ती गई, और धीरे धीरे मानव संस्कृति का विकास हुआ। ये भी ध्यान रखेंगे ये प्रारंभिक मानव ऑस्ट्रेलोपिथेकस दक्षिण अफ्रीका में हुआ था जन्म इनका। दक्षिण अफ्रीका ही मानव का जन्म क्यों माना जाता है? देखिए, जहाँ सर्वाधिक वर्षा होगी वहीं काई का सर्वाधिक जन्म होगा, और वहां से ही संकेंद्रण के फलस्वरूप मानवों का विकास माना जाता है। यही कारण है कि अफ्रीका में मानव सबसे पहले आए थे, और वहां से निकलकर जैसे जैसे इनका डेवलपमेंट हुआ ये अलग अलग क्षेत्रों में जाते चले गए। अब इस बात के क्या साक्ष्य हैं कि ये यहीं पर जन्म हुए हैं, अफ्रीका में ही इनका जन्म हुआ है? तो मानव जीनोम प्रोजेक्ट जो होता है, मानव जीनोम प्रोजेक्ट, उसके द्वारा जीन की कड़ियों को जोड़कर अगर हम मातृवंशावली तैयार करें
तो अंतिम रूप से वो मातृवंशावली जाकर अफ्रीका में समाप्त होती है। यही कारण है कि हम वैज्ञानिक साक्ष्य के जरिए भी ये जान पाते हैं कि मानव का उत्पत्ति अफ्रीका से ही हुआ है। उत्पत्ति नहीं, उद्विकास कह सकते हैं, उद्भव कह सकते हैं। अगर हम पुरातात्विक साक्ष्यों की भी बात करें तो अफ्रीका की रिफ्ट घाटी, युगांडा, तंजानिया, केन्या में प्रारंभिक मनुष्यों के द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला जीवाश्म और उनके औजार पे मिलते हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं ये मानव सबसे पहले अफ्रीका में ही आए थे। और ये जो पांचवा मानव है होमोसेपियंस, ये 10,000 बीसी के आसपास मिलने लगे थे। तो 20 लाख, यहाँ हम कहें इसको 20 लाख कह सकते हैं, 20 लाख से लेके 10,000 बीसी तक आपके होमोसेपियंस आधुनिक मानव मिलने लगे थे। और यहाँ से हम लोग कह सकते हैं जो मानव, आधुनिक मानव आ चुके थे। अब इसी बात में इन्हीं पाषाण काल में हम पहले बार इन पांचों मानव के द्वारा की गई एक्टिविटी को पढ़ते हैं, जिससे हम लोग देखते हैं जो आखिर किस तरीके से ये बात निकल करके आती है। अगर हम बता दें आपको ऑस्ट्रेलोपिथेकस की कुछ अलग अलग मानवों की कुछ विशेषताओं की बात कर लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस 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 ये मानव का समय काल जो है ये 26 लाख बीसी के आसपास है। 26 लाख बीसी। इसकी मस्तिष्क की क्षमता 450 से 500 सीसी की थी। 450 से 500 सीसी थी। इसके अगर उपकरण की बात करें तो ये पेबल्स का उपयोग करते थे। पेबल्स यानी जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं जो आपके बालू के साथ देखे होंगे, उनका इस्तेमाल करते थे। और ये शाकाहारी थे। ये मानव शाकाहारी थे। इनके पास बहुत अच्छे औजार नहीं है, ये डर के रहते थे। ये शाकाहारी थे और ये केवल और केवल दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में ही रहते थे। दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में ही ये मानव रहते थे। इनके कई उपप्रकार भी देखने को मिलते हैं। इनके कई उपप्रकार भी देखने को मिलते हैं। उसमें ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनुस है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनुस है। एक और प्रकार है रोबस्टस। रोबस्टस। एक है जेजोनथ्रोपस। जेजोनथ्रोपस। तो ये 3 उप प्रकार भी यहाँ पे नजर आते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस के। ये कौन है? अफ्रीकेनुस, रोबस्टस और जेजोनथ्रोपस। ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव की प्रमुख विशेषताएं आपकी थी। इसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस का विकास हुआ होमो हैबिलस में। एक नया मानव उत्परिवर्तन के जरिए बना जिनका नाम था होमो हैबिलस। होमो हैबिलस। अगर बात करें तो होमो हैबिलस 20 लाख बीसी के आसपास पाए गए। 20 लाख बीसी के आसपास ये मानव पाए गए। 6 लाख साल बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस से होमो हैबिलस में रूपांतरण हुआ। इनकी मस्तिष्क की क्षमता भी बढ़ गई और अब मस्तिष्क पहुंच गया 700 से अब मस्तिष्क पहुंच गई 700 से 800 सीसी के आसपास। इन्होंने अपना उपकरण भी अच्छा बनाया और इन्होंने अब ओल्डुबा उपकरण बनाया। पहले तो ये पेबल्स का उपयोग करते थे, यहाँ देखा है आपने, लेकिन अब इसने अपना ओल्डुबा उपकरण बनाया, यानी कुछ अच्छा औजार बनाने का इसने प्रयास किया। हालांकि अभी ये बहुत अच्छा उपकरण नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि बनाया है तो हम कह सकते हैं यह प्रथम उपकरण निर्माता मनुष्य है। प्रथम उपकरण निर्माता। भाई अच्छा नहीं हुआ औजार, लेकिन बनाया तो ना, तो ये प्रथम उपकरण निर्माता मनुष्य है। अब चूंकि इसके पास औजार आ चुके हैं तो अब ये केवल शाकाहारी नहीं रहेगा,
अब यह शाकाहारी तो रहेगा, लेकिन तभी तक जब तक शिकार नहीं मिल पाएंगे, बाकी ये मांसाहारी भी हो गया। तो ये शाकाहारी प्लस मांसाहारी दोनों हो गया। हालांकि मांसाहारी में ये छोटे जानवरों का शिकार करेगा, क्योंकि इसके औजार अभी बहुत बड़े नहीं हैं, ये बड़े जानवरों का मारने का रिस्क नहीं लेगा, इसलिए छोटे जानवरों का शिकार करेगा। साथ ही साथ ये अभी भी दक्षिण पूर्वी अफ्रीका तक ही सीमित रहेगा, ये कहीं भी बाहर नहीं जाएगा अभी, क्योंकि इसके औजार बहुत अच्छे नहीं हैं। तो इस तरीके से ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो हैबिलिस मानव डेवलप हुए 6 लाख बीसी के आसपास। 6 लाख बीसी के बाद, 26 लाख के बाद 20 लाख बीसी में ये डेवलप हुए। आगे चल के इस मानव से एक नया मानव निकला, जिसे हम लोग कहते हैं होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस, और ये होमो इरेक्टस 17 लाख बीसी में डेवलप हुए। 17 लाख बीसी में इनकी मस्तिष्क की क्षमता पहले के मुकाबले थोड़ी और बढ़ी, और अब मस्तिष्क की क्षमता 850 से 1150 ईस्वी हो गई। इन्होंने काफ़ी औजार बनाए जो थोड़े अच्छे किस्म के थे, क्योंकि इनके पास मस्तिष्क की क्षमता थोड़ी और बढ़ गई थी। ये औजार थे हस्त कुठार, हाथ की कुल्हाड़ी, हैंड एक्स। अब इनके पास कुल्हाड़ी बन चुकी है, हस्त कुठार बन चुका है, तो ये प्रथम मनुष्य होगा जो अफ्रीका से बाहर निकलेगा। तो ये अफ्रीका से आउट हुए, अफ्रीका से बाहर निकले। ये कहाँ आए? अफ्रीका से बाहर आए। केम आउट फ्रॉम अफ्रीका, अफ्रीका से ये बाहर हुए। तो इनके साक्ष्य कैसे पता हमें बाहर निकले हैं? तो एशिया और यूरोप से इनके साक्ष्य हमें मिले हैं। एशिया और यूरोप से इनके साक्ष्य मिले हैं, इसीलिए ये पता है जो ये मनुष्य हैं जो अफ्रीका से बाहर निकले। इन्होंने अब शाकाहारी कम किया और मांस ज़्यादा खाने लगे, और अब ये बड़े जानवरों का भी शिकार करने लगे। हालांकि रिस्क है अभी भी कुल्हाड़ी लेकर मारना, लेकिन अभी ये बड़े जानवरों का शिकार करने लगे। और ये कुल्हाड़ी भी पत्थर के बने हुए हैं, ठीक है। जैसे हम बात करें तो इस तरीके से हाथ से पकड़ने वाला कुल्हाड़ी, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये पत्थर का इधर से होल्ड करेंगे ये, और इधर से मारेंगे, तो हाथ से पकड़ने वाला कुल्हाड़ी है, फिर भी बड़े जानवरों को हल्का शिकार करने लगे। साथ ही साथ होमो इरेक्टस में दो सब प्रकार आ जाते हैं। एक है आपका होमो इरेक्टस पिथेकैंथ्रोपस, पिथेकैंथ्रोपस, एक है आपका पिथेकैंथ्रोपस, दूसरा है जावामैन, जावामैन, और तीसरे हैं पिकिंग मानव, पिकिंग, पिकिंग मैन। तो पिथेकैंथ्रोपस, जावामैन, पिकिंग मानव, तीन इनके उपप्रकार हुए, और इसी जावामैन ने यहाँ पे आग की खोज करी। इनको पकड़ने की क्षमता बहुत अच्छी थी, जावामैन ने आग की खोज किया। तो होमो इरेक्टस ने ही आग की खोज किया है, या होमो इरेक्टस के एक सब प्रकार जावामैन ने आग की खोज की है? जैसा भी आपके क्वेश्चन के अनुसार जरूरत पड़े आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इन्होंने ये किया। तो ये होमो इरेक्टस के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। जो चौथा मानव डेवलप हुआ था वो हमने बताया था आपसे, उसका नाम था ऑस्ट्रेलोपिथेकस। एक बार दिखाएं आपको, मैंने कहा था ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल और होमो सेपियंस। जो चौथा मानव हुआ था वो है निएंडरथल। तो आइए अब उसे देखते हैं क्या करते हैं निएंडरथल। तो निएंडरथल जो है ये चौथा मानव है, निएंडरथल।
चौथे मानव निएंडरथल भी काफ़ी डेवलप हो जाएंगे और ये भी कुछ अच्छा करने के लिए प्रयास करेंगे। तो जो चौथा मानव है वो है निएंडरथल। और निएंडरथल की अगर समय की बात करी जाए तो निएंडरथल 1.35 लाख BC पहले डेवलप होते हैं। इनकी मस्तिष्क की क्षमता पहले के मुकाबले और बढ़ती है और ये 1100 से 1400 सीसी के ब्रेन को धारण करते हैं। इनके औजार और ज़्यादा डेवलप होते हैं और ये अब ब्लेड वाले औजार यानी फलक वाले औजारों को बनाते हैं। फलक औजार से मतलब है जिनमें धार लगी हो, ब्लेड लगी हो। जैसे आज आप हमारे पास कोई भी हथियार होते हैं, औजार होते हैं, उसमें ब्लेड लगी होती है, उसमें धार होती है। वैसे ही इनके भी हथियारों पर पत्थर के होने के बावजूद उन्होंने उस पर धार बनाना सीख लिया। धार है तो उससे शिकार करना आसान था। अब ये दक्ष शिकारी हो गए थे। अब इन्हें शिकार करना इनके लिए आसान हुआ और दक्ष शिकारी हुआ तो बड़े जानवरों को भी बड़े आसानी से मारने लगे। पहले जब शिकार करने जाते थे तो कुछ इनके भी धोखे से मौत हो जाती थी, लेकिन अब ये दक्ष शिकारी हो गए। अच्छा, ये प्रथम ऐसे मनुष्य हैं जिन्होंने कर्म कांड को किया। कर्म कांड का मतलब क्या है? तो इन्होंने जैसे शवों को दफनाया, ये संस्कृति के निर्माता हैं। ये अपने साथ के शवों को दफनाने लगे, जबकि इससे पहले के लोग जब कोई मर जाते थे छोड़ देते थे, लेकिन ये इनके अब किसी साथी की मृत्यु के बाद उन्होंने शव को दफनाने लगा। ये संस्कृति निर्माता है। इससे एक संस्कृति का विकास हुआ। तो अगर हम कहें संस्कृति निर्माता मनुष्य कौन है तो वो है निएंडरथल। ये संस्कृति के निर्माता है। हम कह सकते हैं, अगर आपसे पूछा जाए आत्मा की अमरता में विश्वास को कितने स्थापित किया? आत्मा की अमरता में विश्वास। अब ये दफना रहे हैं, उनके साथ कुछ चीज़ों को छोड़ रहे हैं, जैसे उन दैनिक कर्म कांड की चीज़ें अपने शवों को साथ रख के उसको दफना रहे हैं। इसका मतलब इन्हें विश्वास था जो हाँ आत्मा अमर होती है, उनसे इन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। तो ये भी निएंडरथल है। इन्होंने अक्षरों का विकास किया। तो अक्षरों का निर्माता भी अगर कहें तो कौन है? तो ये है निएंडरथल। इन्हें अक्षरों का ज्ञान था। तो ये सब निएंडरथल की विशेषताएं थी। ये चौथा मानव था। इसके बाद अगले मानव जो होते हैं वो है आपके होमोसेपियंस। और होमोसेपियंस तो सबसे आधुनिक मानव था जिसने अपने आप को बताया, जो क्यों उसकी सबसे ज़्यादा मस्तिष्क डेवलप हुई। होमोसेपियंस की बात करें तो ये समय इसका हुआ 40,000 BC से 10,000 BC के आसपास। 40,000 BC से 10,000 BC के बीच ये डेवलप हुए। इनकी क्रैनियल कैपेसिटी 1300 से 1600 सीसी पहुंच गए, यानी काफ़ी डेवलप हो गए। इनके औजार तो अब सबसे अधिक डेवलप हो गए थे। साथ ही साथ इन्होंने हड्डी, सींग, पत्थर सब के औजार बनाए हैं और वो औजार काफ़ी अच्छे किस्म के होते थे। काफ़ी डेवलप्ड औजार होने लगे। पत्थर, सींग सबके औजार बनाने लगे और ये सबसे अधिक दक्ष शिकारी हो गए। अब तो ये जिसे चाहते उसे, जिस जानवर को चाहते उस जानवर को कैद, मार सब कर सकते थे। ये काफ़ी दक्ष शिकारी हो गए थे। ये स्पष्ट भाषा बोलने लगे थे, स्पष्ट संवाद करने लगे थे, स्पष्ट रूप से एक दूसरे से बात करने लगते थे। ठीक है, तो भाषा और संचार का विकास हुआ तभी तो बातचीत हो पाएगी। सांकेतिक भी, बोली भी, भाषा, संचार सबका ये करने लगे। इसके बाद इन्होंने कला का भी बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है।
कला का बेहतरीन प्रदर्शन किया इन्होंने। ये चित्र बनाने से लेकर के नाट मतलब चित्र से ही ये चीज़ें पता चलती हैं। उसमें डांस कर रहे हैं तो इससे इन्होंने कला का प्रदर्शन किया है। इसमें कई प्रकार देखने को हमें मिलते हैं इन मानवों में। इनमें एक है क्रोमैग्नन जो फ्रांस से मिले। एक है आपके ब्रोकन हिल जो पश्चिम एशिया से मिले हैं। एक है ग्रिमाल्डी जो ऑस्ट्रेलिया से मिले हैं। एक है आपके संसलाद जो आपके दक्षिण अफ्रीका से मिले हैं। तो ये मनुष्य होमोसेपियंस सबसे आधुनिक मनुष्य था जिसने ऐसी चीज़ों को किया और इसके बाद सभ्यता बनती चली गई। तो पाषाण काल के दरमियान यानी बात करें आपको पाषाण काल के दरमियान यानी 5 लाख बीसी से 3000 बीसी के आसपास 5 लाख बीसी से 3000 बीसी के आसपास ये 5 तरह के मानव विकसित हुए जिसमें सबसे आधुनिक मानव होमोसेपियंस था जबकि सबसे शुरुआती ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे। तो इन मानवों को समझने के बाद अब आपको पाषाण काल समझना चाहिए जो आखिर किस तरीके से पाषाण काल यहाँ पे कार्य करता है। तो पाषाण काल के लिए आपको एक और क्लास का इंतज़ार करना होगा, उसमें हम लोग पाषाण काल समझेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अच्छे से इसको नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए और फिर बता दें आरओ के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आरओ का कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ आपको मिलेगा। अगर ये क्लासेस आपको अच्छी लग रही हैं, समझ में आ रही हैं, आपके काम की चीज़ें हैं, तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।